तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, या फिर हम बोल सकते हैं विशिष्ट बालकों पे। आज हम विशिष्ट बालक जो टॉपिक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, या फिर बाल अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक। ठीक है, जो 6-7 टाइप है। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा। जो रीट या सीटेट जो हमारा सिलेबस है रीट या सीटेट का, तो उसमें जो 4th यूनिट आता है उसमें टॉपिक आता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जो पहले आ भी चुके हैं आधे, और आधे आ सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिएगा। और आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक देकर, बी है ताड़ना देकर, सी है उदाहरण देकर, डी है सजा देकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उदाहरण देकर। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप पुरस्कार तो बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, डांटना, ठीक है, डांटना, चोरी कर रहा है बच्चा, तो उसको आप जब उदाहरण देंगे किसी व्यक्ति का कि जो मतलब कि 18 प्लस का 18 प्लस है और उसने चोरी की है और वो जेल में पड़ा है। ठीक है, पकड़ा गया और जेल में पड़ा है, इस तरह अगर उदाहरण देंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ चोरी करना गलत है। या फिर बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने पहले कभी गाँव में चोरी की हो तो उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं हो, या फिर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो तो लोगों ने उसको पीटा हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको बताएंगे कि चोरी करने से भाई ये नुकसान होते हैं, और चोरी क्यों मतलब कि एक तरह से गलत है। वो सब चीज़ें उसको बच्चे को उदाहरण देके हमको जब समझाते हैं, ईमानदारी का एक उदाहरण देके समझाते हैं कि ईमानदारी से हमको कमाना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की अगर चीज़ें हम समझाएंगे तभी बच्चा चोरी करने की आदत को छोड़ेगा। पर आप उसको जब समझाएंगे ही नहीं कि ये चीज़ें गलत क्यों हैं, तो वो नहीं छोड़ेगा। उसको पीटेंगे, आप उसको डांटेंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उदाहरण देकर चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है एक पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, वो क्या है, डिसलेक्सिया। तो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे लिख रखा है, पठन विकार से। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिख रहा है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहार का, मतलब कि पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स होती है डिसलेक्सिया वो होता है। ठीक है, बच्चा देख के जब पढ़ नहीं पाता अक्षरों को, तो वो क्या होता है, पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ए है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो इसका पिछड़ेपन का कारण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा सामान्य बुद्धि का अभाव। ठीक है, ऑप्शन बी है शारीरिक दोष, ऑप्शन सी है विशिष्ट पिछड़ापन, ऑप्शन डी है स्वस्थ वातावरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो सीधा सा स्वस्थ वातावरण। आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य बुद्धि का अभाव होगा तो ही बच्चा पिछड़ा रह सकता है, शारीरिक दोष होगा तो ही पिछड़ा रह सकता है, और विशिष्ट पिछड़ापन होगा तो भी बच्चा पिछड़ेपन का शिकार हो सकता है। पर जब स्वस्थ वातावरण होगा उसके आसपास तो वो पिछड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, वो पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। स्वस्थ वातावरण की वजह से कोई बच्चा पिछड़ा नहीं रह सकता। तो इसका जो सही उत्तर है वो डी है। ऑप्शन 4, क्वेश्चन 4 देखते हैं, इनमें से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ठीक है, मतलब कि जो बच्चा सामाजिक रूप से वंचित है, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको पूछा गया। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ऑप्शन डी है विद्यालय में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का सामना करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या पूछा गया है कि जो सामाजिक रूप से वंचित है, मतलब जो उसके आसपास, मतलब कि हम बोल सकते हैं वो एक तरह से समाज में नहीं रहता है, तो उसके साथ किस तरह की समस्या नहीं हो सकती वो पूछा गया। अगर वो किसी समाज में नहीं रहता है तो सीखने की प्रेरणा का अभाव होगा उसमें ऑब्वियसली। ठीक है, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये गलत है कि सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति वंचित है तो उसको रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं मिलना, ये सामाजिक रूप से समाज इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, स्वस्थ परिवेश पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते, विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना, मतलब कि विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना इसलिए सामाजिक रूप से अगर वंचित होगा तो उसके साथ हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, सी है। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों है वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि जो
निष्पादन मापन से पढ़े या पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। निष्पादन क्या होता है, मतलब कि अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, हम एग्जाम वगैरह देखते हैं उससे हमारी परफॉर्मेंस ही दिखती है, ठीक है। तो निष्पादन मापन से क्या होता है कि पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। मतलब प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, जो मतलब कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं पढ़ने में, ठीक है। पर ऐसा कभी कभी होता है कि कोई बच्चा साइंस मैथ में बहुत ही अच्छा पढ़ने में, ठीक है, पर वह या तो सामाजिक विज्ञान में वीक है या फिर किसी लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट में वीक है, जैसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में वीक है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, ठीक है, पर इंग्लिश में वीक होते हैं वो, ठीक है। तो उस बच्चे को हम सिर्फ इंग्लिश की वजह से ये तो नहीं कह सकते वो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर मन बुद्धि, ये सब चीज़ें तो हम नहीं बोल सकते ना। तो प्रतिभाशाली बालक को हम निष्पादन मापन से नहीं पहचान सकते, ठीक है। उसकी अलग फील्ड में प्रतिभा हो सकती है, जैसे कि अगर मान लो वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, मान लीजिए वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है और वहाँ पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है, पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है, या फिर म्यूज़िक में उसका अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है। अलग अलग आर्ट जो होता है वो सभी भी प्रतिभाशाली बालक होता है। सिर्फ पढ़ने में अच्छा होना ही प्रतिभाशाली बालक नहीं होता है। इसलिए निष्पादन मापन से हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए हो गया। बाकी सब आप ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि प्रतिभाशाली बालक, जैसे कुछ बालक होते हैं जो साइंस मैथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इंग्लिश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे हैं तो प्रतिभाशाली, पर वो किसी एक सब्जेक्ट में पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि गणित के अतिरिक्त सभी विषयों में अच्छा है वो, ठीक है, पर गणित में अच्छा नहीं है वो। तो उस बच्चे को हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बच्चा मंद बुद्धि है या औसत है मन स्तब्ध। वो बच्चा है तो प्रतिभाशाली, पर उसको पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि वहाँ एक सब्जेक्ट में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ पर ये सीधी सी बात ये है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी पिछड़े हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मन बुद्धि बालक ही पिछड़े होंगे, प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़े हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल से भागने वाले स्कूल से भागने वाले, ये ऊपर लिख रखा मैंने, बच्चों के लिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, स्कूल से भागने वाले बच्चों के लिए अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है, ठीक है। मतलब कि जो स्कूल से बच्चे भाग जाते हैं उनको अध्ययन कराने के सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है डी, केस स्टडी। क्योंकि जो केस स्टडी हम किसी बच्चे की करते हैं तो उसकी जो समस्याएं हैं, वो क्यों कर रहा है इस तरह के कार्य, स्कूल से क्यों भाग जाता है, उसके आस जो उसका जो परिवेश है, उसके वो जहाँ पे भी रह रहा है, ठीक है, उस परिवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं और कारण ढूंढते हैं, ठीक है, और उनका निदान करते हैं, ठीक है। तो उससे बच्चे की वो स्कूल से भागने वाली जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, उसके बाद बच्चा अध्ययन कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए केस स्टडी सबसे उपयुक्त है इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन से हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन जो दे रखे, प्रतिभाशाली, पिछड़े और समस्यात्मक, ये तीनों जो बालकों के जो प्रकार हैं, ठीक है, तो ये जो है सामान्य से अलग है, सामान्य से परिवर्तित है। क्योंकि प्रतिभाशाली बालक सामान्य नहीं होता, पिछड़ा बालक सामान्य नहीं होता, समस्यात्मक बालक भी सामान्य नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों बालक विशिष्ट बालक हैं। क्वेश्चन 9, प्रतिभाशाली बालकों का समायोजन। मतलब कि प्रतिभाशाली बालक किस तरह समायोजन करते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो श्रेष्ठ समायोजन करते हैं, मतलब कि समायोजन करने में उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती, वो बहुत ही अच्छी तरह से समायोजन कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं, इसलिए वो प्रतिभाशाली है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है। तो विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या वो है ऑप्शन ए, समायोजन की। बच्चे जो विकलांग बच्चे होते हैं वह क्या नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते। आपने देखा हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे
कुछ बच्चे जैसे शारीरिक रूप से दूषित होते हैं या फिर विकलांग होते हैं, ठीक है, तो उनका बहुत जगह पे हंसी मजाक उड़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उनको समायोजन में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो क्या, समायोजन की। समायोजन नहीं कर पाते विकलांग बच्चे, हमेशा नहीं होता है ऐसा, पर ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि समायोजन नहीं कर पाते, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, ए। 11वां क्वेश्चन है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है समस्यात्मक, पिछड़ा बालक, विकलांग या सामान्य बालक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है समस्यात्मक बालक। जब एक बच्चा प्रतिदिन स्कूल से भाग जाता है तो उसको किसी न किसी प्रकार की समस्या है, ये हमको समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे बालक जिनका प्रमुख कार्य शिक्षण तथा छात्रों को परेशान करना है वे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देख लेना, आपको को परेशान ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो जो ऐसे बालक जो कार्य तथा शिक्षक को परेशान करते हैं, ठीक है, तो यह भी क्या है, समस्यात्मक बालक है। जो सिर्फ बच्चों को या शिक्षकों को परेशान करने आते हैं तो वो भी समस्यात्मक बालक, मतलब किसी न किसी प्रकार की उनको समस्या है जिससे वो इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, पाठ्य पुस्तकों में अत्यधिक रुचि, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि आप ये तीनों ऑप्शन देख रहे होंगे कि मानसिक प्रक्रिया में तीव्र होते हैं प्रतिभाशाली बालक, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, ठीक है, अलग अलग कार्य करते हैं दिन रोज़, पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है उनमें अधिक रुचि होती है या फिर विषयों में अधिक रुचि होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। सामाजिक नियमों या कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला, सामाजिक नियमों और कानून के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है, ठीक है। जो बालक समाज या फिर कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे नशा करते हैं या फिर चोरी करते हैं, ये सभी चीज़ें क्या है, अगर कोई 18 से कम का बच्चा करता है, 18 से कम उम्र का बच्चा जो करता है वो क्या कहलाता है, बाल अपराधी कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण नहीं है, गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष, असफलता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उचित घरेलू वातावरण। जब घर का वातावरण, घर के आसपास का वातावरण या घर का वातावरण जब अच्छा होगा, मान लीजिए आपको ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो आपको एक अच्छे संस्कार देंगे, ठीक है, तो आप चोरी करना और ऐसी आदतें आप में बहुत कम देखने को मिलेंगी या फिर ना के बराबर, ठीक है। पर अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास लोग या फिर आपके घर वाले अगर ऐसा कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो फिर उसकी वजह से बाल अपराध हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है, उचित घरेलू वातावरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उचित घरेलू वातावरण, क्योंकि जब उचित घरेलू वातावरण होगा तो बच्चा बाल अपराध नहीं करेगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। मतलब कि प्रगतिशील जो परिवार प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो पहले उनकी कंडीशन से उससे अच्छी हो रही है उनकी कंडीशन, या फिर एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो उनमें कौन सा प्रेरक अधिक होगा, उस परिवारों के बच्चों में कौन सा प्रेरक अधिक होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर जो है उपलब्धि होगा, ठीक है, क्योंकि जब कोई परिवार प्रगति कर रहा है तो जो बच्चे होंगे उन पे भी वो एक प्रभाव देखने को मिलता है कि वो बच्चे भी प्रगति करना चाहते हैं, उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक प्रेरक उनमें कौन सा देखने को मिलता है, उपलब्धि का, जो उनको प्रेरित करता है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी एक स्टार्ट में एक क्वेश्चन सोल्व किया था डिसलेक्सिया का, उसमें क्या पूछा गया था, डिसलेक्सिया किसकी, मतलब किस कारण से होता है, फिर किस कारण से नहीं, वहाँ पे ऑप्शन दे रखे थे कि पठन में प्रॉब्लम्स जो होती है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वो क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है। तो यहाँ पर अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या है, ठीक है। मतलब कि जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, जब वाचन करते हैं आप, उसमें शुद्धता नहीं होती, गति आपकी सही नहीं रहती, बोध की समस्या होती है, मतलब आप उस जो भी लिखा हो उसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो
ये विशेषता है डिसलेक्सिया की, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। ये भी सही बात है, छपे हुए जो शब्द हैं, ठीक है, उनको या अपन पढ़ नहीं पाएंगे तो सीख कैसे पाएंगे और याद कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन सी है लिखने की धीमी गति। अगर आप किसी कुछ शब्दों को कुछ शब्दों को क्या मतलब, आप जब शब्दों को पढ़ नहीं पा रहे तो लिखने में आपको प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखते हैं हम, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। तो ये सीधा या उल्टे हाथ के प्रयोग में कोई ये डिसलेक्सिया से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सीधे या उल्टे हाथ से लिखना है तो अपने आप बचपन से ही डिसाइड हो जाता है जब बच्चा अपना हाथ अपने यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। और इस तरह की ये डिसलेक्सिया से रिलेटेड नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है मंदबुद्धि बालकों को, ठीक है। मंदबुद्धि बालकों को जब हस्तशिल्प की शिक्षा देंगे, क्योंकि मंदबुद्धि बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि जब कम होती है तो उनका जो शारीरिक रूप से जब उनको हम एक शिल्प सिखाते हैं, कोई आर्ट सिखाते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जब जिसमें बुद्धि का कम उपयोग होगा तो हस्तशिल्प जो है बुद्धि का उसमें कम उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ में नहीं बोल सकते कि हम बुद्धि का कम यूज़ करना, बुद्धि का यूज़ तो करना पड़ेगा पर एक लिमिट होगी उसमें, ठीक है। अब जैसे कोई बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हस्तशिल्प में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मटके बनाना, ठीक है, किसी में पेंट करना, ठीक है। अब जैसे हमको किसी घर में पेंट करना है, ठीक है, अब हमको उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। दीवार पे पेंट करना है तो हमको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बस हमको वो तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मंदबुद्धि बालक के लिए हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, ठीक है। प्रतिभावान बालक जो है उनकी पहचान करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। क्यों देना चाहिए भाई? वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं वो मतलब कि उसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता, ठीक है। उसमें मतलब कि इस तरह का नहीं होता कि जैसे आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो अगर आपने 5 लाइन में दिया तो आपको मार्क्स अच्छे मिल गए, फिर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। वस्तुनिष्ठ में सीधा सा क्या होता है, एक उत्तर होता है, हाँ या नहीं, या फिर 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक उत्तर देना होता है, ठीक है। अगर वो कोई भी व्यक्ति दे, ठीक है, वो लड़का दे, लड़की दे, कोई भी व्यक्ति दे, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। उसमें मतलब कि इस तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रतिभा बालकों की पहचान के लिए हमको वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पे सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किन बच्चों में मतलब कि अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो सीधी सी बात है, जिनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होगी, ठीक है, वो अमूर्त जो चीज़ें होती है उनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनको याद कर पाएंगे, उनको ग्रहण कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, ठीक है, अमूर्त चिंतन करके। तो इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक, क्योंकि उनकी ही बुद्धि लब्धि क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो 20 इसका सही उत्तर हो गया। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी पहले कर चुके हैं, गलती से रिपीट हो गया है तो माफ़ कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या है, बी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। किन बच्चों के लिए सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं? तो आपने नाम भी सुना होगा, सुधार बाल गृह नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो जो होते हैं वो बाल अपराधी के लिए होते हैं। जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किसी तरह का अपराध कर लेते हैं, जैसे चोरी करना, यौन अपराध, या फिर अलग अलग जो भी जैसे मारपीट वगैरह, ठीक है, तो वो बाल अपराधियों को सुधार गृह में रखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। 23वां क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सिद्धांत में संवर्धन का अर्थ है। देखो आपने ऐसा देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कुछ बच्चे जैसे पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं, जैसे 6 में है तो डायरेक्ट पहले 8th में डाल दिया जाता। अभी का पता नहीं, पहले ऐसा होता था कि जैसे 3rd क्लास में है, ठीक है, बट पढ़ने में अच्छा बच्चा तो उसको डायरेक्ट 5th में डाल देंगे, 4th क्लास उसको जंप करा देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना संवर्धन, वो वही होता है जिसको हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। संवर्धन मतलब कि किसी एक जो क्लास होती है उसको छोड़ के डायरेक्ट जंप करा दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर
ऑप्शन दे रखे हमको, ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे हम मान लीजिए 6 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट में, और बहुत अच्छा 6 में तो नहीं, मतलब छोटी क्लास में रहते, जैसे 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 3rd क्लास से उसी टाइम हमको क्या करते हैं 4th में डाल देते हैं। ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ए है, ठीक है। ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान इस तरह ग्रेड छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना, ठीक है। और ऑप्शन आकलन की प्रक्रिया, संवर्धन, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ये सभी गलत है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर वो है ए। 24वां क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है, उनको अगर मतलब कि उनके अध्ययन के लिए या फिर उनके अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी होगी, मतलब गतिविधि, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। ऑप्शन बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना। शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगर आपको किसी तरह की संकल्पना दे रखी है, ठीक है, तो आपको उस पर नाटक लिखने होते हैं, मौलिक नाटक, ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों को अगर एक अच्छा वो मतलब कि अधिगम कराना, तो आपको इस तरह की चीज़ें करानी चाहिए जिससे वो एक अमूर्त चिंतन भी करेंगे, ठीक है, और एक ऐसा चिंतन करेंगे एक अच्छी सोच के साथ। मौलिक नाटक है तो ऑब्वियसली उनकी सोच जो होगी वो मौलिकता वाली होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो बी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी। मानसिक रूप से जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यों को मूर्त रूप में समझना। भाई पहला ऑप्शन ही हम यहाँ पे सही लग रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक है, ठीक है, तो उनको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मूर्त कार्य कराना चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रहण कर पाएंगे। पर अगर आप उसको अमूर्त चिंतन करवाने की कोशिश करेंगे, अमूर्त जिसमें चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे कार्य कराने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस खो देगा, उसका आत्मविश्वास खो देगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि जो भी बच्चा है उसको मूर्त रूप से समझाना है किसी भी कार्य को। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था कि मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको हस्तशिल्प के कार्य सिखाने चाहिए, क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन नहीं करना पड़ता इतना, ठीक है। जैसे मूर्ति वगैरह का इसमें ज़रूर करना पड़ता है अमूर्त चिंतन, पर जैसे कि मैंने ये जो पेंटिंग वाली बात की थी, जो दीवार पे एक पेंटिंग करनी है, ठीक है, दीवार पे पेंटिंग करनी है, ठीक है, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पर आपको जैसे किसी मूर्ति में पेंटिंग करनी है तो उसमें ज़रूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अमूर्त चिंतन आपको करना पड़ेगा। पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें अमूर्त चिंतन नहीं करना पड़ता, जैसे हस्तशिल्प में बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमको मूर्त रूप से समझाना चाहिए किसी भी कार्य को। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ए है। 26वां क्वेश्चन है हमारा, पृथक कक्षा एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, क्योंकि अभी हमने जब पढ़ा ना संवर्धन है, ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, संवर्धन है वो, ठीक है। तो उसमें जब हमने पढ़ा कि क्या कर रहे हैं, उसमें बच्चा जो है उसको एक ग्रेड या एक क्लास जंप करा रहे हैं हम, डायरेक्ट उसको कोई क्लास छोड़वा कर दूसरी अगली क्लास में भेज देते हैं, उच्च क्लास में, ठीक है। उससे जो उच्च होगी 7th में, तो 8th में, 3rd में, तो 4th में, ठीक है। तो ऐसे किस बच्चों के साथ किया जाएगा, जो बच्चे अगर निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले होंगे, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा, तो उनको तो हम ऑब्वियसली ऊंची क्लास में तो डालेंगे नहीं, 3rd में तो 4th में तो डालेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनको ही डालते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे हैं। यूँ करके आपने देखा होगा बहुत सारे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, पहले वाले टाइम में ऐसा होता था कि बच्चों को एक क्लास जंप करा दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सीन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, विकलांग बालकों से हम समझते हैं ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालक से अधिक हो, जो अपने अभिभावकों से समस्या उत्पन्न करते हो, जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, जो शारीरिक दोष से ग्रसित हो। विकलांग बालक कौन से होते हैं, जैसे कि अपंग जो बोलते हैं हम, जैसे कोई लंगड़े होते हैं, ठीक है, कोई जैसे
दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, ठीक है, और किसी को पोलियो की वजह से वो शारीरिक दोष से ग्रसित होते हैं। इन सभी जो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो वो क्या होते हैं, विकलांग बालक हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है। मतलब ये जो कथन है, ये जो अवधारणा है, किसकी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हेडफील्ड फोर्थ। ये जो कथन है या फिर ये जो अवधारणा किसकी है, हेडफील्ड की है। मतलब कि जो बाल अपराधी होते हैं उनके ऊपर पारिवारिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, किसने कहा, हेडफील्ड ने कहा। 29वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। सीखने की मंद गति, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होना, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। तो सीधी सी बात है, जो बच्चा मंद बुद्धि वाला होगा उसकी सीखने की गति क्या होगी, वो भी मंद होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होना, बुद्धि लब्धि जो सामान्य बालकों से कम होती है मंद बुद्धि बालकों की, ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अमूर्त चिंतन का अभाव, ठीक है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अमूर्त जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो अमूर्त चिंतन बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम हद तक कर पाते हैं, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मौलिकता। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनमें ये जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि बालक है उसमें मौलिकता होगी नहीं होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। वो मौलिकता रख भी सकता नहीं भी रखता, उसमें मन जो बुद्धि है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्न में से कौन से पिछड़े बच्चों की समस्या होती है, ऑप्शन क्वेश्चन 30, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा गया, निम्न से कौन से पिछड़े बालकों की समस्या होती है। तो यहाँ पे कम शैक्षणिक योग्यता कम है यहाँ पे, ठीक है। ये संवेगात्मक समस्या है, सामाजिक समस्या, इनमें सभी। तो ये जो ऑप्शन डी है उसका सही है, क्योंकि ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं हमको वो तीनों सही है, पिछड़े बालकों की समस्या होती है, ठीक है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, असाधारण छात्र वे होते हैं जो सामान्य से परिवर्तित होते हैं। इसका सही उत्तर क्या है, सामान्य से परिवर्तित होते हैं। भाई असाधारण या फिर विशिष्ट जो बालक की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, सामान्य से परिवर्तित, सामान्य से विपरीत। इसका सही उत्तर क्या हो गया, ए हो गया, जो सामान्य से अलग होते हैं, ठीक है। 32वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें असाधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए, इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक क्या है, ये पूछा गया ना हमको। तो अब ऑप्शन है, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाने चाहिए। अगर किसी प्रतिभाशाली बच्चे को जब आप अवसर ही नहीं दोगे तो वो वहाँ मतलब प्रगति नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए अवसर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रतिभाशाली बालक को। इसका जो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। जब प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उनको अलग अलग बच्चे, जैसे कि जो प्रतिभाशाली हैं, जो पिछड़े हैं, जो मंदबुद्धि बालक, उन सभी के साथ इंटरेक्ट जब करा जाएगा तब जाके वो एक अच्छा अधिगम कर पाएंगे, ठीक है। और जब बच्चे मतलब कि एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जब एक कम पढ़ने वाला है फिर पिछड़े बालक को जब समझाता है, ठीक है, तो एक अच्छी सोच भी विकसित होती है, एक मौलिकता भी विकसित होती है और एक अच्छी अधिगम भी कर पाता है बच्चा, ठीक है। जब इंटरेक्ट करते हैं हम, जब डिस्कस करते हैं तब एक अच्छा अधिगम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, प्रश्नावली विधि, प्रयोजना विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो है सी, प्रयोजना विधि, ठीक है। प्रयोजन या प्रोजेक्ट मेथड जो होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अमूर्त चिंतन, अलग अलग हमको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, प्रयोजना विधि। 35वां क्वेश्चन है हमारा, वाक दोष ग्रसित बालक जिसमें तुतलाना, हकलाना, अशुद्ध उच्चारण आदि होते हैं को दूर कर सकते हैं, ठीक है। वाक दोष ग्रसित, ठीक है, जो मतलब कि बोलने में जिनको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जैसे कुछ लोग हकलाते हैं, तुतलाते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या चीज़ करनी चाहिए दूर करने के लिए, तो अच्छे अभ्यास द्वारा, ठीक है। अब कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग होते हैं जो ह श को ह बोलते हैं या फिर च को श बोलते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती है उनको अभ्यास के द्वारा ही कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी है। तो यहाँ पे 36वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है।
नशा करना बाल अपराध है, ठीक है। कक्षा से भाग जाना भी बाल अपराध है, झूठ बोलना भी बाल अपराध है। अब ये झूठ बोलना और कक्षा से भाग जाना बाल अपराध क्यों है? क्योंकि ये सामाजिक जो चीज़ें होती है, सामाजिक कानूनी, ठीक है, जो भी मतलब कि हमारे सामाजिक कानूनी नियम होते हैं उनको जब हम तोड़ के हमारी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं ना, तो वो बाल अपराध में गिना जाता है, ठीक है। पर ये कक्षा में नींद निकालना ये कोई बाल अपराध नहीं है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कक्षा में ना किसी बच्चे को नींद आ रही है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं सोने दोगे, उसको ज़बरदस्ती वो पढ़ने से दौड़ा, ठीक है। हमारे टाइम में भी हम भी सो जाते थे, अगर ऐसा कहीं होता था। वैसे सोना नहीं चाहिए, गलत बात है, पर जब बच्चे को नींद आ रही तो वो वैसे ही नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो बच्चे को अगर नींद आती है, ऐसी कोई चीज़ होती है, तो उसको समझाया जाए कि वो घर पे जाके आराम से नींद निकाले, ठीक है। पहले नींद निकाल के आया घर से। तो इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। तो जो सही उत्तर है वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि से जो अंधे बालक होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 37 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने क्या है कि जो राइट क्वेश्चन है उसको ही मैंने समझाया है, मतलब वही बता दिया मैंने, जो राइट है तो इसको आप राइट कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो बाकी एक जो ऑप्शन रहते हैं उनको वो गलत क्यों है ये भी समझाया जाए, तो मैं अभी वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने समझाए भी है और आधों में छोड़ दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाकी ऑप्शंस को भी समझाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने कितने क्वेश्चन राइट किए या गलत किए हैं, मतलब कि कितने राइट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताया ना, 37 में से, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।